हेलो बच्चों, चलो आज देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो इसकी फर्स्ट वीडियो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर आपको पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना सिखाया। फिर आपके एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो सिखाए थे आप लोगों को। अब ज़रा आज के दिन का देखते हैं कि आज इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। चलो भैया इधर देखो, आज के दिन का जो हमारा टाइम टेबल है कुछ इस तरीके का है, शेड्यूल कुछ इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले हम एक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जैसे पिछले चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भैया जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन तो बनता है ना इनके बीच, उसको स्टडी करेंगे। फिर इसी रिलेशन के बेसिस पे हमें एक नया टॉपिक मिलेगा, एक नया कॉन्सेप्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का। तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और इनके रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। समझ आ गया बच्चों सभी लोगों को? तो अगला 1 घंटा हमारा लेक्चर कुछ इस फॉर्मेट के अंदर चलने वाला है। सबसे पहले क्या है, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट के ऊपर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने से शुरू करना है। चलो भाई करते हैं। हाँ तो भाई इधर देखो, हमारा पहला टॉपिक क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब भैया क्योंकि ये डेरिवेशन है, आप लोगों को अपनी बुक्स के अंदर सही से लिखनी होती है, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से लेके आऊँ। समझाऊंगा पूरा लेकिन, ठीक है, चिंता मत करो। किसी को ये नहीं रहेगा कि भैया आपने पहले से उतार लिया, हमें कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो भैया करना क्या है, हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है और उसके एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेशन बड़ी आसान है, बस इसका डायग्राम और इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। चलो उस चीज़ को समझते हैं। भाई इधर देखो, हम क्या करते हैं ऐसी चीज़ों में, सबसे पहले अपना डाइपोल लेते हैं, ठीक है। ये लिया मैंने डाइपोल। उसके बाद ये इसकी एक्सियल लाइन है, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल। इस पे एक पॉइंट पी लेट किया, सेंटर पे ओ होगा, देखना बिल्कुल सेम टू सेम होगा अभी नीचे क्योंकि, ठीक है। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए और सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, मगर एक चीज़ बदल गई। अब हमें पी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और भैया लेकिन चीज़ बड़ी आसान हो गई है। क्यों? पहले हमें यहाँ पे एरोज बना के देखना होता था कि माइनस क्यू की वजह से यहाँ जो टेस्ट चार्ज रखा है उस पर अट्रैक्शन लगेगा तो एरो इस तरफ बनेगा, प्लस क्यू की वजह से रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो उस तरफ बनेगा। फिर करते थे, नहीं भैया अब इतनी मेहनत नहीं करनी, अब ये एरो का झंझट खत्म। क्यों? बिकॉज जो पोटेंशियल होता है वो तो होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी ने एक चीज़ आसान कर दी, अब आपको वेक्टर्स का यूज़ ही नहीं करना, सिर्फ एल्जेब्रिकल एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है। जैसा जो चीज़ दिख रही है उसको वैसे ही सॉल्व कर दो, एल्जेब्रिकल एडिशन या सब्सट्रैक्शन। समझ आ गया बच्चों? तो बस यही एक चीज़ ध्यान रखनी है। डायग्राम तो आप सबको समझ आ ही गया होगा। चलो भैया, तो जो वी एक्सियल होगा टोटल वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। जब मैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू लेके चलूंगा तो क्या लूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है माइनस क्यू और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, आर प्लस ए, आर प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्यू वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा, आर, आर माइनस ए, उसमें से ए माइनस कर दो, इतना ही तो डिस्टेंस है ना बस, आर माइनस ए। उसके बाद बस इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पहले कॉमन लेना है फिर सॉल्व करना है।
समझ आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे? इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब आपको वेक्टर्स की तरह नहीं करना, सिंपल अलजेब्रिकल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है। समझ आ गया? कोई एरो वगैरह बनाने का झंझट ही नहीं है। डायग्राम समझ आ गया सब लोगों को? चलो अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया है। देखो भैया, ये वही डायग्राम है, सेंटर ओ रखा है, ये डिस्टेंस ए है, ओ से डिस्टेंस इसका आर है पी पॉइंट का, जहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लाइन में भी वही लिखा है, लेट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर ओ वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। समझ आ गया ना? चलो तो भैया देख लो, P पे जो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसे मैं वी एक्सियल से शो कर रहा हूँ, और वी एक्सियल किसके बराबर होगा? वी ए प्लस वी बी, माइनस और प्लस, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कराया है। इनका मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। बस अब इन्हीं एक्सप्रेशन की वैल्यू ही तो पुट करनी है मुझे। यहाँ पे देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में ए पी, इतना डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्यू अपॉन बी पी इतना डिस्टेंस, प्लस क्यू का डिस्टेंस इतना ही है ना, बस डिट्टो बिल्कुल। कॉमन लेना शुरू किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला, ठीक है। ये माइनस वाला टर्म पीछे चले गया तो माइनस क्यू ओवर ए पी हो गया, आसान हो गया था कैलकुलेशन करना, ठीक है। मैंने कॉमन देखो ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन लिया, क्यू अपॉन बी पी प्लस का था आगे लिख दिया और माइनस वाले को पीछे कर दिया। वैसे ये कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर सकते हो, मैं बस दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। बी पी की वैल्यू पुट की, आर माइनस ए, देख लो आर माइनस ए, अभी अभी मैंने रफ में भी दिखा दिया है, ठीक है। और ए पी की वैल्यू आर प्लस ए, देखो आर प्लस ए, हो गया ना ए पी तक का पूरा डिस्टेंस, पुट कर दिया। सॉल्व कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको उधर मल्टीप्लाई, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, ठीक है। इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे आर से आर कट गया, बचा क्या? 2a, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या होने वाला है। 2a क्यू मिलके डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, P इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ था वो चीज़ थोड़ी बदली। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तो बस बिल्कुल सेम टू सेम वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। P की जगह 2a इंटू क्यू, ठीक है, P बन गया अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जैसा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था सेम टू सेम वही, कि भैया मान लो मेरा डाइपोल बहुत छोटा है तो आर डिस्टेंस उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या करेंगे? ए को इग्नोर मार देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ए इज़ नेगलेक्टेड। और ए जब नेगलेक्ट हुआ तो बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर। समझ आ गया सब लोगों को? आसान था एक्सप्रेशन बिल्कुल। चलो ये तो हो गया हमारा एक्सियल पॉइंट के लिए। अब भैया ये एक्सप्रेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे अपना इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चलो बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट शुरू करें। ये चीज़ तो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल डिट्टो वही लाइन से, बस इस बार मेरा पी पॉइंट कहाँ है? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब ज़रा इसके डायग्राम को समझा जाए। चलो भैया मैं इसी वाली शीट का यूज़ कर रहा हूँ नीचे समझाने के लिए। भैया मानो ये लिया मैंने अपना डाइपोल, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन तो ये है ना, बिल्कुल यही पॉइंट। अगर ये ए है, ये ए डिस्टेंस है, सेंटर ओ से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? आर। अब अगर ये आर है तो पाइथागोरस की वजह से हमें ये भी मिल गया, √r² प्लस ए स्क्वायर, सेम टू सेम ये भी √r² प्लस ए स्क्वायर, पता है ना 90 डिग्री, पाइथागोरस तो आता ही यार। चलो आगे बढ़ जाऊँ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद हो तो वहाँ बड़ा वेक्टर खेलना पड़ा था, इसकी रिपल्शन होगी, इसका अट्रैक्शन होगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये सब किस में किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ इस झंझट से फुर्सत मिल गई, क्योंकि v तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ हम क्या देखने वाले हैं कि हम अपनी वैल्यू को डायरेक्टली अलजेब्रिकली पुट करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि प्लस माइनस यही तो फ़र्क होगा, वो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। चलो देखिए कैसे होते हैं। देखो बच्चों एक्सप्रेशन समझ आ रहा है? डायग्राम दिख गया सबको? ए डिस्टेंस, पी पॉइंट का डिस्टेंस आर। मैंने क्या कोई एरो वगैरह बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिकली सॉल्व कर देना है। तो टोटल इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, द पोटेंशियल ड्यू टू ए मतलब माइनस क्यू की वजह से, एंड द पोटेंशियल ड्यू टू बी मतलब प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, ए वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पाइथागोरस से निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट कर दिया, क्यू की वैल्यू वी ए के लिए माइनस क्यू और वी बी के लिए प्लस क्यू। अब भैया सेम टू सेम ही तो है दोनों, दिख रहा है ना सबको सही से, बिल्कुल सेम टू सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकल गया, 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, अभी तक यही एक चीज़ निकली है जो 0 आई है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल इज 0। समझ आ गया सब लोगों को। चलो तो भैया एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल भी हो गया। अब हम एक जनरल लेते हैं कि जनरल पॉइंट पे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अब शुरू करें अपना थर्ड पार्ट। अब इसमें हमें क्या देखना है, एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ द डाइपोल हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। इसका डायग्राम देख के पता चल रहा है कि इसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। चलो पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, और सब कुछ इसमें फिर अपने आप ही आसान बन जाएगा, बस इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, चलो अच्छा बच्चों इधर देखो, मानो मेरे पास एक डाइपोल है। ठीक है, दिस इज माई डाइपोल। अब बिल्कुल सेम टू सेम है सब कुछ, ये डिस्टेंस माइनस क्यू प्लस क्यू, ये अभी भी ए है, लेकिन इस बार पॉइंट सेलेक्ट करते समय ना मैं कोई चूज़ नहीं कर रहा, मैं कहीं भी एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ। मतलब मैं मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लेट करता हूँ पी, ना ये एक्सियल पॉइंट है ना इक्वेटोरियल है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ नहीं बदली, अभी भी इसका जो ओ से डिस्टेंस है, जो इसका सेंटर ओ है, वहाँ से इसका डिस्टेंस अभी भी आर है। ठीक है, ये हो गया इन पॉइंट से इसका डिस्टेंस, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, करना तो बिल्कुल सेम टू सेम है। v निकालने के लिए यहाँ पे भी v माइनस क्यू और v प्लस क्यू। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी जब हम ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे ना। चलो मैं माइनस क्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे को ए पी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ए पी तो मुझे पता ही नहीं ना उसकी लेंथ क्या है। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड करूँ यहाँ मैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यही चीज़ है जो इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना लेती है कि हम ए पी और बी पी की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो तो हमारा मोटिव क्या है, ए पी और बी पी की लेंथ को फाइंड आउट करना। अब ज़रा ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे मैं थीटा एंगल लेट करता हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, पहले तुम लोग इस चीज़ को अलग से समझ लो, फिर वहाँ पे समझाता हूँ। देखो अगर दो लाइन है, ठीक है, ये मेरी ये दो लाइन है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, दिख रहा है सबको, ए बी सी। अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ इन दोनों में से ए सी लाइन कितनी बड़ी है, अब कैसे पता करोगे। हाँ, पहला क्या है, दोनों को माप लो और एक में से माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे स्पेशल केस क्या होता है, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो बहुत स्मॉल है ना, तो कुछ करना नहीं होता, बस इनके बीच एक 90 डिग्री का एंगल बनाओ। ठीक है, और वो बन जाता है। क्यों, क्योंकि एंगल छोटा है। ये मत सोचना कि भैया पाइथागोरस है, अभी बता रहा हूँ मैं, इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, सिद्धांत अभी इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, इनके बीच का एंगल बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो जैसे ही आप इनके बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, मान लो ये मैं डी पॉइंट लेट करता हूँ, तो यहाँ पे ए बी और ए डी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो सी डी होती है यही एक्स्ट्रा लेंथ होती है, दिस इज दैट एक्स्ट्रा लेंथ। समझ आया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया पाइथागोरस ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेनस होगा वो तो सबसे बड़ा होना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, एंगल छोटा है। करके दिखा दूँ, मान लो मैं 5 का स्क्वायर ले लूँ, तो 5 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके बनता है ना। लेकिन सोचो अगर दो साइडें बहुत ज़्यादा क्लोज एंगल पे बनी है, ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे जो नंबर हो, मान लो इसी में मैं इसको ऐसा कर दूँ कि एक नंबर को मैं 4.9 का स्क्वायर कर देता हूँ, एक को 0.6 का या 0.1 का स्क्वायर, लगभग इक्वल हो गई ना ऐसे केसेस के अंदर।
इसलिए ये फिनोमेना का यूज़ किया जाता है। बस यार यही चीज़ समझानी थी, उसके बाद अब ये काम भी आसान है। यहाँ पे भी इनके बीच जो एंगल है वो बहुत छोटा बन रहा होता है, बहुत छोटा एंगल बन रहा होता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। मान लो ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा, इसको मैं कोई भी पॉइंट लेट कर लेता हूँ, अभी डी पॉइंट लेट कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर। अब जो मेरा ये पी डी है ना, पी डी और ये बी पी लगभग बराबर है, ठीक है। बी पी किसके बराबर है, पी डी के, ठीक है। अब पी डी की लेंथ निकालो, तो पी डी की लेंथ क्या निकलेगी, ध्यान से देखो, ये पूरा आर है, इसमें से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो, मेरे को पी डी मिल जाएगा। अब ये क्या होगा, ये होगा ए कॉस थीटा। पी डी निकालने का तरीका क्या है, आर माइनस ओ डी, और ओ डी कितना है, ए कॉस थीटा। लगा के देख लो भैया, थीटा लगाओ पर, ठीक है, यहाँ पे ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो बी पी की लेंथ मुझे कितनी मिल गई, ए आर माइनस ए कॉस थीटा। समझ आ गया, क्लियर हुआ पूरा फिनोमेना। चलो इसी तरह ए पी को करते हैं। लेकिन यार ए पी के लिए कहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे खींचो क्या, नहीं, इसी लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ऐसा बन गया ना, अब ये भी एंगल थीटा हो गया, ठीक है। आगे एक्सटेंड किया मैंने, तो बिल्कुल जब यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बना, तो अब इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ ई। क्या लेट कर लेता हूँ, ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए पी है वो किसके बराबर हो गया, पी ई के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, पी ई के। देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है ना, पी ई के बराबर। और पी ई कैसे निकलेगा, इतना डिस्टेंस आर है और ये ओ ई है, तो आर प्लस ओ ई, और ओ ई भी कितना होगा, ए कॉस थीटा के बराबर। समझ आ गया। तो ए पी कितना निकला, आर प्लस ए कॉस थीटा, बी पी कितना निकला, आर माइनस ए कॉस थीटा। समझ आया सबको, जिसको ना समझ में आया प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, ये बहुत आराम से देखो। इसे सिर्फ इतना ही समझना था यहाँ पे कि ए पी और बी पी कैसे निकाला, उसके बाद तो ये बहुत आसान था, ठीक है। चलो इसको थोड़ा साफ सफाई के साथ देखते हैं। देखो बच्चों, बिल्कुल वही फिनोमेना का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। मैंने अपना डाइपोल बनाया, ये लेंथ ए, ये लेंथ भी ए, ठीक है। मैंने ओ से यहाँ पे पी लेट किया। अब भैया मेरा एंगल थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, लेकिन अभी भी अगर मैं आपको ये मेजर करके दिखाऊंगा ना, तो इनके मेजरमेंट में ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे ये, ठीक है, बिल्कुल इक्वल, ऑलमोस्ट, ठीक है। आप बना के देख सकते हो अपनी बुक के अंदर भी, ठीक है। तो बस बच्चों अब यहाँ पे देखो, ये जो बी पी है वो किसके बराबर हुआ, इतने डिस्टेंस के बराबर, मतलब आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। ऐसी ए पी, इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर की तरफ आया, ए पी किसके बराबर है, इतने डिस्टेंस के बराबर, मतलब आर प्लस ए कॉस थीटा। समझ आ गया, ठीक है। देख लो, ए पी आर प्लस ए कॉस थीटा और बी पी आर माइनस ए कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब तो वैल्यू पुट करनी है बस। टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, वी प्लस क्यू प्लस वी। अब क्या करना है, अब तो टोटल पोटेंशियल फाइंड करनी है बस। तो v किसके बराबर होगा, v प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू के बराबर। चलो अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। हाँ तो बच्चों, अब मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप पीछे देख सकते हो बिल्कुल। चलो मैं अपने दूसरे वाले डायग्राम में एक बार दिखाई देता हूँ आप लोगों को। माइनस क्यू कितने डिस्टेंस पे, ए पी डिस्टेंस पे, और बी पी डिस्टेंस पे क्या है, प्लस क्यू है ना। इनकी मैंने ऊपर लेंथ फाइंड कर लिया दोनों की, यही वैल्यूज़ का अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो भैया टोटल पोटेंशियल क्या हुआ, वी माइनस क्यू प्लस वी प्लस क्यू, है ना। माइनस क्यू के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में ए पी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में बी पी। सही है। यहाँ पे मैंने क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, क्यू अपॉन में बी पी आगे आ गया, 1 अपॉन में बी पी, और इसके माइनस की वजह से -1/AP, ठीक है। बीपी की जगह मैंने r माइनस ए कॉस थीटा लिखा, मैंने अभी भी दिखाया वैल्यू पुट करके कैसे इसको कैलकुलेट किया मैंने, और AP की जगह r प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब इसका एलसीएम लेना है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद r से r कट गया, बचा क्या 2a कॉस थीटा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो इधर अब ऊपर बचा है 2a कॉस थीटा इंटू में q, तो 2a क्यू कॉस थीटा, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 2a q की जगह क्या बन गया p, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2a इंटू में q, है ना। तो 2a q बन गया p, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और बिल्कुल डिट्टो अगर यहाँ पे भी मैं वही कर दूँ कि जो मेरा r डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मेरा डाइपोल की लेंथ, तो a को नेगलेक्ट करना पड़ेगा नीचे से, है ना। a नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट इसके नेगलेक्ट होते इसके साथ वाला cos थीटा का कंपोनेंट भी नेगलेक्ट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। मेरे पास क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर। चलो चेक करते हैं ये फॉर्मूला सही है या गलत। पहले इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए अप्लाई करके देखें। थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, तो v इक्वल टू कितना निकल गया 0। जबकि एक्सियल पॉइंट पे यही थीटा यूज़ करूंगा 0 डिग्री, तो मेरा v कितना निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r का स्क्वायर। बिल्कुल डिट्टो यही वैल्यू निकली। समझ आ गया, ओवरऑल समझ आया पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये था भैया अपना तीनों चीज़ें जो डाइपोल के लिए करनी थी हमें। अब इससे हम लोगों ने सीखा क्या, या इससे क्वेश्चन कहते आते हैं भैया। इससे एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन आता है, ज़रा वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो बोला गया है कि एक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है, दिस इज अ सिस्टम ए। अभी उन्होंने बताया नहीं है कैसा सिस्टम है, बस ये बोला है कि इस सिस्टम के अगर मैं ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है, इस सिस्टम के ऊपर एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ की गई है और एक एक्सियल लाइन ड्रॉ की गई है, और कुछ डिस्टेंस बनाए गए हैं अलग अलग, यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस बनाए गए हैं। बोला गया है इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, इस पे अगर 2E है तो यहाँ पे E होगी, अगर यहाँ पे ये 4E है तो यहाँ पे ये 2E होगी, यहाँ पे अगर ये 6E है तो यहाँ पे ये 3E होगी, और अगर पोटेंशियल यहाँ पे V है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। अब बताओ ये A क्या है और ये पूरा डायग्राम आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो भैया ये पूरा डायग्राम आपको ये सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये A जो है ना, इट इज़ अ डाइपोल। A एक डाइपोल को शो कर रहा है और ये उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोल हैं। एक्सियल पोल पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू में E इक्वेटोरियल, है ना। तो पहली पहचान तो यहाँ से मिल गई। दूसरी पहचान भैया यहाँ पे आपका V बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी V की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो V की वैल्यू सेम ही रहेगी हर जगह, कितनी 0। समझ आ गया। तो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन इससे बनता है। अगर आपको ये चीज़ें मैंने ना बताई होती ना अभी इक्वेटोरियल एक्सियल, ये भी नहीं आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि इक्वेटोरियल एक्सियल है, ठीक है, बस आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, तब ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये ए सिस्टम क्या चीज़ है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो भाई, तो हम लोगों ने अपना एक्सियल निपटा लिया, इक्वेटोरियल निपटा लिया और जनरल भी निपटा लिया, ठीक है। अब कुछ नया पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने देखा इन्हीं के बीच का रिलेशन, कि कैसे आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। चलो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलो अब फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, ठीक है भाई। अब इसके लिए हमें करना क्या है, एक चार्ज लेट करना है, ठीक है। अब यार ये डायग्राम इतने में तो मेरे को लगता नहीं कि तुम लोगों को सही से समझ आएगा। चलो इसको देखते हैं सही से, पहले पूरा का पूरा एक्सप्रेशन समझते हैं, फिर आके इसको देखते हैं। हाँ भाई, तो देखो करना क्या है। मान लो तुम एक चार्ज लेते हो, इसके चारों ओर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, चारों ओर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तुम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हो, कर दिया प्लेस। अब टेस्ट चार्ज मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बताया हमेशा से कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो भैया ये इसे क्या कर रहा होगा, अगर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, मैं बता दे रहा हूँ, बड़ा सा ड्रॉ नहीं कर रहा वो मैं, बट ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
अब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस है तो क्या होगा, रिपेल होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो रिपल्शन होगा ये कितना होगा, F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। इस डायरेक्शन में इसका रिपल्शन होगा। इस समय ये ए पोजीशन पे प्लेस्ड है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसे बी पोजीशन पे लेके आना चाहता हूँ अगेंस्ट दिस रिपल्शन। इस रिपल्शन के अगेंस्ट मैं उसे बी पोजीशन पे लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसे ए से बी पे लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा ना। चलो इतनी बात समझ आती है तो ये तो हो गया फिनोमिना जो मुझे समझाना था। अब इसका मैं एक्सप्रेशन बताता हूँ। अभी हम लोग पीछे पूरा एक्सप्रेशन देखेंगे, लेकिन शॉर्ट वे में बताता हूँ यहाँ करना क्या है। भैया यहाँ पे वर्क के दो तरीके से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर उन्हें आपस में इक्वेट कर देंगे। पहला वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो पहले इस फर्स्ट वाले को देखते हैं। जब ये वर्क डन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब मैं इस चार्ज को इस तरफ मूव करना शुरू करता हूँ ए से बी की तरफ। डिस्प्लेसमेंट होती है डी आर, अ वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कर दी। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो एफ डी आर कॉस थीटा, और थीटा कितना होगा 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, लेकिन मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, तो माइनस एफ डी आर हो गया, है ना। और फोर्स की जगह वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, Q इंटू ई, है ना, Q इंटू ई, इवन Q नॉट इंटू ई। समझ आ गया। ये तो हो गया मेरा पहला एक्सप्रेशन वर्क का। अब मैं दूसरा एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा। देखो वर्क के लिए ही बात हो रही है, एक ये हो गया। अब दूसरा देखना। दूसरा मुझे क्या पता है, दूसरा मुझे पता है कि वर्क क्या होता है, Q नॉट इंटू में dV, है ना। याद है फर्स्ट वाले पोटेंशियल वाले लेक्चर में ही बताया था मैंने। व्हाट इज पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या पर टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलो अगर ये चीज़ भी पता चल गई तो आप करना क्या है, बस दोनों का आपस में इक्वेट कर देना है, इसको और इसको। Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचा हुआ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का मिलेगा तुम लोगों को, dV इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, और यहाँ से E की वैल्यू तुम निकाल लोगे माइनस dV ओवर dr। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, अब ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ए और बी में से किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होने वाला है, बी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे। अरे भाई पक्का बी पॉइंट पे, कम डिस्टेंस पोटेंशियल ज़्यादा, पता है ना सबको। वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q ओवर में R, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा पोटेंशियल। तो अगर ए पॉइंट पे, अगर मेरा ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसे मैं V मानता हूँ, तो मेरा बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V प्लस dV ना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा पोटेंशियल यहाँ पे आते आते। बस तो इतनी चीज़ें आपको जाननी थी। अब आप लोग एक्सप्रेशन देख सकते हो। ठीक है, फिनोमिना समझ आ गया। वर्क के दो फॉर्मूले हैं, उन्हें आपस में लाना है, इक्वेट कर देना, आपको आंसर भी मिल जाएगा। चलो इसी चीज़ को अब देखने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ मैंने यही समझाया था बिल्कुल। एक प्लस क्यू चार्ज रखा था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी तो पक्का फोर्स भी इस तरफ लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, Q नॉट ई। लेकिन मैं अपने चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ तो वर्क डन करना पड़ेगा कितना, माइनस Q नॉट ई डी आर। अभी दिखाया मैंने कैसे आया, इसी चीज़ को मैंने लिख के भी कर दिया है, कोई पढ़ के समझना चाहे तो। द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम डिस्टेंस डी आर। कितने डिस्टेंस के लिए, डी आर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, वही फोर्स वाला फिर अभी जो किया था, एफ डी आर कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस एफ डी आर, एफ की जगह Q नॉट ई डी आर। पहला निकल गया वर्क का। दूसरा वर्क का या तो आप सीधा मान लो, ठीक है, इस Q नॉट को इधर भेजो तो डी डब्ल्यू अपॉन में Q नॉट, और वर्क अपॉन में चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। वर्क बहुत छोटा डन हुआ है इसलिए पोटेंशियल भी, देयर इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन से आपका डी आर को डिवाइड में भेजा तो क्या बन गया, E इक्वल्स टू माइनस डी वी ओवर डी आर। समझ आ गया एक्सप्रेशन आप लोगों को। चलो अब भैया ये एक्सप्रेशन क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, हमने करी क्यों किया हमने इस डेरिवेशन को, चला इस चीज़ को समझे।
क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आगे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमें। चलो इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखो बच्चों, जहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट है, माइनस dv ओवर dr है। किसी भी चीज़ को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट वर्ड यूज़ होता है ना लेंथ के लिए, लेंथ से डिवाइड होने पे। ये r है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी लग रही है तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे वो ये शो कर रहा है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएगी। याद है ना, बी पॉइंट यहाँ था, ए पॉइंट यहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी, पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा था? बी पॉइंट पे ज़्यादा था। कितना था? v प्लस डी वी, जबकि यहाँ कितना था? v। क्लियर हो गया? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे आपकी पोटेंशियल कम हो रही होगी। चलो भाई, इसकी इंपॉर्टेंस होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस को समझने में। अगला टॉपिक यही है हम लोगों का, ठीक है। लेकिन इसे पढ़ने से पहले ज़रा एक दो न्यूमेरिकल देख लिया जाए। चलो देखते हैं। भैया एक न्यूमेरिकल तो मैंने यहीं पे शो कर दिया है। अब E आपको दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, बोल दिया उन्होंने। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑन गोज अप। देखो क्या बोला है, इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑन गोज अप, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है ना। कहाँ पे? 2 पॉइंट हैं, मान लो A और B। कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होने वाला है? B पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ ट्रेवल करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्लियर? तो हमें पोटेंशियल निकालना है वैसे, बस इतना जान लो। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया। हाइट कितनी दे रखी है? हाइट मतलब क्या है? वही dr कितना है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। अब करना क्या है? वैल्यू तो पुट करनी है। आपको dv चाहिए, क्या होगा? E इंटू में डेल्टा r, 10 इंटू में 0.5, कैलकुलेट कर लो, 5 वोल्ट। निकल गया आपका आंसर, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन सभी लोगों को? आसान था। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, हाइट जो था dr दे रखा था, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना था 50 सेंटीमीटर, उसको मैंने चेंज किया मीटर में, वैल्यू पुट की, आंसर निकाल लिया। माइनस साइन की यहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्शन को शो कर रहा था बस, ठीक है। वो हमने पहले ही बता दिया, उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल क्लियर हुआ, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ बच्चों, अब इस न्यूमेरिकल को देखो। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि मेरे को v दे रखा है 4x², और मुझे निकालनी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकालना है। कैसे निकालूंगा? अरे सिंपल है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ना। ध्यान से देखो, E क्या था? dv ओवर dr ना, माइनस dv ओवर dr। अब ये r जो है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों के लिए अलग अलग होगा। माइनस dv ओवर dx, ठीक है, माइनस dv ओवर dy। वैसे सब में प्लस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से वो सारे प्लस माइनस में चेंज हो गए। माइनस dv ओवर dz, ठीक है। अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, y और z की रिस्पेक्ट में तो ये डिफ्रेंशिएट होकर 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर तो कोई y का टर्म ही नहीं। देख लो 4x² है बस। x के टर्म में जब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा? माइनस 8x, सॉरी कितना आएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करो x के टर्म में, ये आगे मल्टीप्लाई 8x, तो हो गया टोटल माइनस 8x। करना क्या है? x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, तो मैंने पुट किया तो माइनस 8, x की जगह पुट किया 1, तो आया मेरा माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। समझ आ गया? माइनस बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्या शो कर रहा है, ठीक है, पहले बता चुका हूँ मैं माइनस की सिग्निफिकेंस। लगाना है तो लगाइए, वरना मत लगाइए। चलिए ठीक है, इतना समझ आ गया, डिफ्रेंशिएशन समझ आया। अगर यहाँ पे y और z के टर्म होते तो मैं उन्हें भी डिफ्रेंशिएट करता, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ x का टर्म था। क्लियर? इसलिए y और z वाले 0 हो गए। चलो भैया न्यूमेरिकल देख लिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाले, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यही वाले होते हैं जो मैंने आप लोगों को कराए। हाँ भाई, तो अभी अभी हमने देखा था उसकी थर्ड सिग्निफिकेंस में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आ रहे थे। अब ज़रा पढ़ें ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। आखिरी चीज़ है पोटेंशियल की, ज़रा इन्हें भी जान लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टू स्टडी द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। भैया कोई भी सरफेस जहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो एट एवरी पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब ये मेरा सरफेस है, इस पूरे सरफेस के ऊपर
चाहे मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल चेक करूं वो क्या होगा, इक्वल ही होगा, ए पॉइंट बी पॉइंट, लेकिन दोनों का पोटेंशियल इक्वल। समझ आया? तो ये सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ आ गया? एक ऐसा सरफेस जिस पे मैं कोई भी पॉइंट लूँ वहाँ पे सेम ही पोटेंशियल पाया जा रहा है, तो उस सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलो देखते हैं ऐसा होता कब है। मान लो मेरा एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं ना, वो हमेशा कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। और ये सर्कल कैसे बनते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हो जो ड्रॉ की हैं एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हो जो ड्रॉ की है मैंने, तो इस कंसेंट्रिक सर्कल पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, है ना। अब ज़रा इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे भी लगभग कुछ ऐसा ही बोला गया था, ठीक है। हाँ भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे हो जो ड्रॉ की गई हैं, अब ये हर जगह ये डिस्टेंस सेम है ना, सर्कल में हर जगह ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर जगह सेम होगी। अब क्योंकि विद द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल भी ज़ीरो है। मतलब इन दो पॉइंट के ऊपर किसी तरह का पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है। अब वो सिर्फ इसी के साथ नहीं हो रहा, मानो मैं इसके ऊपर ही एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाता हूँ ऐसा ही, ठीक है। ये भी सर्कल ही है लगभग। अब मैं इसके ऊपर 3 पॉइंट लेता हूँ, एक ए लेता हूँ, एक इस वाले सर्कल पे बी लेता हूँ, एक यहाँ लेता हूँ सी। तो भैया ए और सी आपस में इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, इनका पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे हैं, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। क्या ए और बी की सेम होगी? नहीं होगी। बी की किसके साथ सेम होगी? अगर मैं एक पॉइंट डी लूँ तो बी और डी सेम होंगे। समझ आया? तो ये अंदर वाला सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और ये बाहर वाला फिर जो सरफेस होगा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। कि अब मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट प्लेस करूँ, मान लो मैं यहाँ पे ई प्लेस करता हूँ, तो इसका पोटेंशियल भी इनके बराबर ही होगा। समझ आ गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस? चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हाँ भैया सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये देखो बच्चों, अब ये है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो यार पहली प्रॉपर्टी है, मान लो मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं अपने चार्ज को ए से बी पे लेके जाता हूँ, तो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब कोई भी वर्क डन मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भैया? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू में चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी ए माइनस वी बी होगा ना, वी बी माइनस वी ए। अब वी बी और वी ए दोनों ही सेम ही पोटेंशियल पे तो हैं। अगर सेम पोटेंशियल पे नहीं है तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे हुआ? ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इनका माइनस करने पे आ गया 0, इसलिए जो मेरा वर्क डन भी था वो कैसा आया? 0। समझ आ गया सभी लोगों को? चलो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी कि मेरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव करने पे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। ठीक है, चलो अगली देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब यार अभी देखा था मैंने, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद मैंने कितने सही से वो नॉर्मल बनाई थी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बिल्कुल हर एक पॉइंट पे। ये यहाँ नॉर्मल था, ये यहाँ नॉर्मल था, ये यहाँ नॉर्मल था, ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल था। ऐसा क्यों करा जाता है? जरा ध्यान से देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है dv इंटू में ई डी आर ना, और v क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ये क्या होगा? ई डेल्टा आर कॉस थीटा, स्केलर क्वांटिटी है भाई। अब ये dv 0 कब होगा? कब होगा ये 0? व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तभी तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल 0 आएगा ना। देख लो करके, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, डिस्टेंस भी है कुछ ना कुछ, तो केवल यही टर्म बचता है। ओके, एंड व्हेन द थीटा विल बी 90 डिग्री द चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है किसके? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के।
दो प्रॉपर्टीज़ मिल गई, उनके रीज़न मिल गए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, अब ये थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जहाँ स्ट्रॉन्गर होगी वहाँ स्पेसिंग जो होगी उनके बीच की कम होगी। क्यों कम होगी? अरे यार, अच्छा खासा अभी अभी हमने रिलेशन निकाला है ना, उसे देखो, ये रिलेशन निकाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतना ज़्यादा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप कम होता जाएगा। समझ आया ना? मतलब अभी चलो इसके डायग्राम्स हम बनाएंगे, वहाँ पे तुम्हें और अच्छे से देखने को मिलेगा। ऐसे एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, ठीक है? तो इनके पास जो होगा फील्ड क्लोज रहेगी और दूर जाने पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो हैं वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है? इन्हें अभी देखेंगे हम अच्छे से जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया कि जब स्ट्रॉन्गर होती है तो आपकी स्पेसिंग कम हो जाती है। लास्ट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे आपकी, द इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो आपको दो वैल्यूज़ मिलने लगती है। सेम यहाँ पे कि अगर कभी ये इंटरसेक्ट कर गए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देन देयर वुड बी टू वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मैंने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसे बहुत अच्छे से बताया था, यहाँ पे भी वही रीज़न है इसका, ठीक है? इसलिए और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दे नेवर इंटरसेक्ट because if they intersect there will be two values of electric potential at a point and it is never possible। समझ आ गया? चलो, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब आते हैं लास्ट चीज पे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो भैया देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही बना के रखी हुई है, ठीक है? जैसा आप लोगों ने पहले पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी सीखी थी ना, बिल्कुल वैसे ही अब हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए इन पे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं, ठीक है? तो भैया पहले प्लस वाले का पता है सबको, इन पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ये सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिन पे कॉमन सेंटर पॉइंट हो, तो जो चार्ज है वो इनका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है? आप ऐसे और बना सकते हो, ठीक है? ऐसे, चलो ठीक है भाई, बना लोगे ये। मज़ेदार बात यहाँ पे पता है क्या है? प्लस के लिए भी ऐसा ही बनेगा और माइनस के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो पोटेंशियल को दिखा रहे हैं ना, उसे प्लस माइनस से क्या मतलब, ठीक है? तो बिल्कुल डिट्टो उसके लिए भी बनेगा। मतलब मैं अगर बीच में यहाँ माइनस भी रख देता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ भी आ रही होती सारी की सारी, तब भी ये बिल्कुल सेम होता। तो आप प्लस के लिए भी बना लीजिएगा, माइनस के लिए भी बना लीजिएगा, ठीक है? चलो यहाँ देखो अब डाइपोल का सर्कल तो इसमें भी बनेगी, प्लस माइनस दोनों की। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो इस पोर्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है ना, यहाँ थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ज़्यादा इंटेंसिटी होने की वजह से यहाँ गैप कम होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का, ठीक है? देखो यहाँ इस साइड गैप थोड़ा सा कम है, पीछे की साइड गैप आपका ज़्यादा है। याद है दूसरी प्रॉपर्टी को दिखाता है, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उतना ज़्यादा आपका गैप कम होगा, ठीक है? चलो समझ आ गया? बिल्कुल इसी मैनर में इस तरफ भी बनेगा ऐसे, ठीक है? अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ऐसे कुछ, ठीक है? और जब ये बीच में आएंगे ना दोनों ऐसे बनते जाएंगे जब, तो एक पॉइंट पे आके आप ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इंटरसेक्ट वाली प्रॉपर्टी याद है ना? चलो अच्छा, अब इधर देखते हैं। नेक्स्ट दो पॉजिटिव चार्ज रख दो, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर ज़्यादा है, पीछे की तरफ कम है ना? ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी बना रहे हैं आप थोड़ा, ठीक है? ऐसा कुछ, ठीक है? यहाँ पे देखो, ठीक है? पीछे की साइड डिस्टेंस ज़्यादा है, ये थोड़ा ज़्यादा सर्कल बन गया, ठीक है? पीछे की तरफ डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? ये इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, याद रखना ये चीज़, इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, ओके? तो भैया अब बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पर्टिकुलरली इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी ना। मतलब अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ हर जगह पोटेंशियल बराबर, इधर बराबर, इधर बराबर, मतलब कुछ ऐसा।
ये पूरा सरफेस मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ऐसे ही ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। समझ आ रहा है ना? मतलब मान लो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी जा रही है तो मैं बीच में से ऐसे रख दूँ, ठीक है, यूँ करके, तो ये पूरा का पूरा मेरा हाथ जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो ये हो गए भैया आपकी रिप्रेजेंटेशन इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के लिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिनिश होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस अलग पार्ट में अपनाऊंगा मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का क्या बचा है? कैपेसिटेंस बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। चलिए।